बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपको खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आज की क्लास में हम उसको थोड़ा सा रिपीट भी करेंगे। वजह यह है कि वो एक थोड़ी सी मुश्किल डेरिवेशन होती है। अगर हम उसको एक क्लास पे निपटा के आगे बढ़ जाएं तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लिहाजा थोड़ा सा उसको एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। इस बार हम ट्राई करते हैं पेपर पर। तब हम पेपर पर उस डेरिवेशन को करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक था जिससे रिलेट ये डेरिवेशन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास टॉपिक था। एक लॉ है मोमेंटम से रिलेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम before and after collision would remain सेम। ये इस लॉ की स्टेटमेंट है। पहले मैंने स्टेटमेंट लिख ली, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लॉ हमारा चल रहा था। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ के मुताबिक इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वुड रिमेन सेम। यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, यानी टकराव से पहले और टकराव के बाद जो टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का, वो सेम रहता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें आपके पास बेतहाशा छोटी छोटी बॉल्स मौजूद है, सबका अपना अपना मोमेंटम है। किसी का मोमेंटम कम है, किसी का मोमेंटम ज्यादा है, सबका डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम है। और आपने उस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम काउंट किया, फॉर एग्जांपल 200। अब जितनी बार कोलिजन होगा टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। यानी वो मॉलिक्यूल्स एक दफा आपस में टकराएं, दो दफा टकराएं, 200 दफा टकराएं या 2000 दफा टकराएं, जितनी बार भी ये मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स में किसी का मोमेंटम कम हो जाएगा, किसी का मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो टोटल मोमेंटम था 200 सिस्टम का, वो टोटल 200 ही रहेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वुड रिमेन सेम। यानी कि टकराव से पहले और टकराव के बाद जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम होता है वो सेम रहता है। इस लॉ की स्टेटमेंट हम देते हैं ये वाली। ये इसकी लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। m1u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए, इस स्टेटमेंट या इसके न्यूमेरिकल्स या इसकी डेरिवेशन में जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात होती है वो ये वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर हम तीन तरह के वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक m, एक u और एक v। एक बात, और दूसरी बात, हम 1 और 2 का भी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जरा इन वेरिएबल्स को गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने वेरिएबल्स ज़हन में बिठा ली तो फिर ये डेरिवेशन, ये न्यूमेरिकल्स इसके मुश्किल नहीं होते और वेरिएबल्स में ही फंसता है बंदा। तो वेरिएबल्स में यहाँ लिख देता हूँ। 1 जहां पर आ रहा है इसका मतलब हो रहा है हम ए बॉडी या फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं, पहली बॉडी की बात कर रहे हैं। 2 आ रहा है, इसका मतलब है हम बी बॉडी या सेकंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। 1 2 इसी तरह 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ 1 जिधर भी आ रहा होगा आप समझ जाए पहली बॉडी की बात हो रही है, वो पहली बॉडी की वेरिएबल्स है। 2 जिधर आ रहा है इसका मतलब है वो सेकंड बॉडी की वेरिएबल्स हैं। तो ये फर्स्ट बॉडी हो गई, ये सेकंड बॉडी हो गई, ये फर्स्ट बॉडी हो गई, ये सेकंड बॉडी हो गई। तो 1 और 2 तो ये ध्यान में रखिएगा। 1 का मतलब होगा वेरिएबल्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी या फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और 2 का मतलब होगा वेरिएबल्स ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप m देख रहे हैं इस इक्वेशन में। m से मुराद होता है मास, m से मुराद है वजन, मास। अब m1 होगा पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 होगा दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। इसी तरह आप देख रहे हैं इस वेरिएबल में u आ रहा है। u का मतलब होता है वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। टकराव से पहले की वेलोसिटी को हम u कहते हैं। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं और इसके लिए हम vi का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बड़ा अजीब हो जाएगा। देखे ना, vi की जगह मैं लिखूं u की जगह, जैसे u1 है, अब इसकी जगह मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखूं तो ये हो जाएगा vi1। अजीब लग रहा है, दो दो सब स्क्रिप्ट आ रहा है, इस वजह से हम ये यूज नहीं करते।
तो हमारे पास u जब भी आए ना, आप समझ जाइएगा u का मतलब है वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले की वेलोसिटी। अब ये u1 है, इसका मतलब क्या होगा, पहली बॉडी की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, टकराव से पहले की जो वेलोसिटी है पहले ऑब्जेक्ट की, ये वो है। और ये क्या है, दूसरी बॉडी की टकराव से पहले की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन। तो u से मुराद आप समझ जाएं, ये बिफोर कोलिजन की वेरिएबल्स हैं, बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज हैं। और v से मुराद होगा वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये भी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, ये भी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है। ये पहली बॉडी की है, ये दूसरी बॉडी की है। तो ये वेरिएबल समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब हम जरा इस स्टेटमेंट को देखते हैं। ये एम वी जो होता है मोमेंटम होता है, एम और वी जो होता है इसको आप मोमेंटम कहते हो। तो ये हो गया पहली बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये हो गया दूसरी बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। दोनों प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब हो गया ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, क्योंकि ये पहली बॉडी का बिफोर कोलिजन मोमेंटम है, ये दूसरी बॉडी का बिफोर कोलिजन मोमेंटम है, दोनों को मैंने प्लस कर दिया, सिर्फ मैं दो बॉडी ले रहा हूँ, दो बॉडी ले रहा हूँ। तो ये दोनों का कोलिजन से पहले का मोमेंटम है, तो ये टोटल मोमेंटम हो गया कोलिजन से पहले। अच्छा, ये क्या है, पहली बॉडी का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, ये है दूसरी बॉडी का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, दोनों प्लस हो रहे हैं। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, दोनों के बीच में इक्वल है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये है पहली बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्योंकि यू आ रहा है। ये है दूसरी बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्योंकि यू आ रहा है। ये है पहली बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि वी आ रहा है। ये है दूसरी बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि वी आ रहा है। तो ये हमारे पास है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये हमारे पास से टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होता है, इक्वल, सेम, बराबर। ये इस लॉ की स्टेटमेंट है। तो इस लॉ के मुताबिक एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, और ये इसकी स्टेटमेंट है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन सेम है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की तरह। टोटल मोमेंटम टकराव से पहले इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो ये लॉ हो गया, ये लॉ है, और ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब हमें इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात दुरुस्त है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो होता है वो बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो अब हमने बात करनी है इस लॉ को वेरीफाई करने की। ठीक है, अब उसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पेज पे चले जाते हैं। चलो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस लॉ को वेरीफाई करने जा रहा हूं। वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये डेरिवेशन उसूलन करा दी थी, तो अब मैं जरा इसको सिंपल और शॉर्ट रखूंगा। लास्ट क्लास में चूंकि मैंने आपको उसमें जो है डायग्राम्स भी ली थी, उसमें मोमेंटम्स भी बताने थे, तो यूँ थोड़ी सी लंबी और पेचीदा हो जाती है। अब चूंकि आपने वो डायग्राम आपने पिछली क्लास पढ़ी है, आपके वो डायग्राम जहन में बैठ गई, आपके वो सारी टर्म्स जहन में बैठ गई। अभी भी आपको मैंने वो तमाम टर्म्स बता दी कि यू का मतलब है बिफोर कोलिजन, वी का मतलब है आफ्टर कोलिजन। तो अब हम डायरेक्ट इसको सिंपल करते हैं। हमारे पास दो बॉल्स हैं, ये एक बॉल है ये ए और एक बॉल है ये बी। अभी ये कोलिजन नहीं करा इन्होंने, अभी ये टकराई नहीं है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अभी ये टकराई नहीं है, टकराई नहीं है, तो इनकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। और वेलोसिटी बिफोर कोलिजन को आप कहते हो u, तो ये हो जाएगा u1, ये हो जाएगा u2। तो इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। ठीक है, तो ये दो बॉडीज है ए बी, इसका मास m1, इसका मास m2। अभी ये कोलिजन नहीं हुआ, ये टकराई नहीं है, लिहाजा इसकी वेलोसिटी हम लेंगे u1, इसकी वेलोसिटी हम लेंगे u2। ये इसका टोटल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1, ये इसका टोटल मोमेंटम हो जाएगा m2 u2। और कोलिजन से पहले इस पूरे सिस्टम का आपने मोमेंटम मालूम करना है, तो प्लस कर देते हैं आप, ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा है लॉ। चले बाला, अब ये कोलिजन करती हैं, ये ए बॉडी और ये बी बॉडी, ये दोनों आपस में कोलिजन करती हैं।
मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब ये कोलिजन करेंगी तो ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है, एक दूसरे पे। ए जो है वो यू फोर्स अप्लाई करेगा, इसको आप कह लेंगे एफ ए कह लेते हैं। अब हम एफ ए क्या है, वो फोर्स जो ए ने अप्लाई की है किस पर, बी पर। डायरेक्शन से आप देख लें अंदाजा हो जाएगा कि वो बी की तरफ फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को मैं कह रहा हूँ एफ ए। इसी तरह बी भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, इसको हम कहेंगे एफ बी, और वो ऐसे अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये दोनों बॉल्स जब आपस में टकराएंगी, इनके दरमियान जब कोलिजन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगी। एक होगी एफ ए, एक होगी एफ बी। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मुझे नजर भी आ रहा है। इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इस वाली फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है। तो ये दोनों फोर्स क्या हुई, यहाँ पर देखते हैं हम। ये दोनों फोर्स यानी एफ ए बराबर हो रही है एफ बी के, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन को आप माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो हमने ये बात लिख दी कि ये दोनों बॉल्स थी, दोनों जब ये टकराई, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करी, ये वो दोनों की फोर्स इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आई होप यहाँ तक तो सवाल नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने अभी स्क्रीन पे देखा है मोहित बेचारे अब आए हैं, चले मैंने ऐड कर लिया उनको। हाँ, मोहित ऐड हो गए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वापस। तो हमने क्या देखा, हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक है ए एक है बी। ए का मास m1, बी का मास m2। अभी कोलिजन नहीं हुआ, लिहाजा ये इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है, ये इनकी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है। अब इनमें कोलिजन हो गया, ए और बी आपस में टकरा गई। ए ने बी पर फोर्स अप्लाई करी, कौन सी, एफ ए। बी ने ए पर अप्लाई करी फोर्स, कौन सी, एफ बी। दोनों फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट नजर आ रही है, लिहाजा आपने ये उसको मैथमेटिकली लिख दिया, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी बट इन माइनस। अब जब ये टकराएंगी और अब ये चलना शुरू कर देंगे, टकराने के बाद मास तो चेंज नहीं होता, m1 और m2 रहेगा, लेकिन अब इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है उसको हम v से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, तो कोलिजन चूंकि हो चुका है, लिहाजा कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी को आप v से डिनोट करते हैं, तो ये v1 v2। अब आते हैं इस तरफ। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं ma होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। लिहाजा ये फोर्स के फॉर्मूले आप दोनों पे डालें। यहाँ पर डालेंगे तो m होगा m1 क्योंकि ये पहली बॉडी की फोर्स है। यहाँ जब डालेंगे आप तो m2 होगा क्योंकि ये दूसरी बॉडी की फोर्स है, a और b से आपको आइडिया हो रहा है। तो हम यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला डालते हैं, F इज इक्वल टू m a, लेकिन m को कर दिया मैंने 1 क्योंकि पहली बॉडी की फोर्स है ये। इसी तरह हम माइनस और एफ बी की जगह डाल दिया मैंने m2a। ठीक है, तो मैंने दोनों फोर्स की जगह एम ए उनका फॉर्मूला डाल दिया, फोर्स बराबर होती है एम ए के, तो आपने दोनों फोर्स की जगह एम ए डाल दिया। लेकिन आपने एम अलग अलग रखा क्योंकि एक अलग बॉडी है दूसरी अलग बॉडी है। तो ए की फोर्स थी तो m1, बी की फोर्स थी तो m2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अरे भैया इतना मोबाइल जमीन पे जलजला आ रहा है, आप देख रहे हैं, अर्थ कांप रही है ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस तरफ आते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी यहाँ पर भी पढ़ा था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। एक बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पे वी एफ और वी आई तो यूज नहीं कर रहा। फाइनल वेलोसिटी यानी कि टकराव के बाद वाली वेलोसिटी को मैं वी कहता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या कह रहा हूँ, यू कह रहा हूँ। तो मैं वी एफ और वी की जगह, वी एफ की जगह डाल दूंगा वी, माइनस वी आई की जगह डाल दूंगा यू अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पर वी एफ और वी आई नहीं है, मैंने अभी पिछले आपको पेज पे समझाया था। यहाँ फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता, यहाँ होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन या बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वी से लिख दिया, बिफोर कोलिजन यू से लिख दिया। अब अगर ये पहली बॉडी की है तो ये v1 u1 हो जाएगा, दूसरी बॉडी की है तो ये v2 और u2 हो जाएगा। तो अब इधर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाल देते हैं। पहली बॉडी लिहाजा m1 तो एज इट इज, a की जगह आ जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन टी। ठीक है, इसी तरीके से ये माइनस m2 और a की जगह फिर ये एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला डालेंगे, लेकिन ये सेकंड बॉडी है लिहाजा ये 2 हो जाएंगी दोनों। तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन टी। ठीक है जी, अब आप इस ब्रैकेट को खोलें, m1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी।
ठीक है, वी m1 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से अब ये -2m2 जो है इसको भी आप 2 से मल्टी, हाथ दुख गया मोबाइल पकड़े पकड़े, -m2v2 m2 एक मिनट रुक जाए, shaking, my hand is shaking because my hand got hurt। हाँ जी, अब आते हैं। तो अब -m2 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा -m2v2, ये हो गया -m2v2, और इधर देखें माइनस माइनस प्लस, और m2 और u2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, m2u2 अपॉन t। ठीक है, तो बहुत इजी चल रही है अब तक डेरिवेशन। मेरे पास दो बॉडीज थी, ए और बी, दोनों का मास है 1 और 2। कोलिजन से पहले u वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद v वेलोसिटी है। ठीक है, अब जब कोलिजन होता है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि आपस में बराबर है, लेकिन एक फोर्स को आपने नेगेटिव कर दिया क्योंकि डायरेक्शन फर्क है। फोर्स की जगह आपने एम ए का फॉर्मूला डाला, बस 1 और 2 कर दिया क्योंकि ए और बी का फर्क है। एक्सेलरेशन की तरह आपने वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी वाला फॉर्मूला डाला, लेकिन वी एफ नहीं कहते हम यहाँ पे वी कहते हैं, वी आई नहीं कहते हम यहाँ पे यू कहते हैं, तो वी माइनस यू अपॉन टी ये फॉर्मूला बना एक्सेलरेशन का, ये देख लें, वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये मैंने वी माइनस यू अपॉन टी डाला है, ए पर मैंने इसको 1 कर दिया, बी पर मैंने इसको 2 कर दिया। अब मैंने मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दी, टी से टी कट गया, ये टी और ये टी कट गया। अब क्या बचता है हमारे पास, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। अब इसको अरेंज कर लें, u वाले एक तरफ कर लें, v वाले एक तरफ कर लें, ये माइनस है इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इसको इधर ले जाए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं रहने देते हैं, m1 v1 को इसको यहीं रहने दें, और ये माइनस का था इसको इधर ले आया प्लस का हो गया m2 v2। ठीक है जी, इधर क्या बचा, ये बचा आपके पास m, और ये माइनस का था इसको इधर लिया तो प्लस हो गया, तो m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, अरेंज कर दिया आपने, माइनस वाली टर्म्स को आगे पीछे कर दिया तो वो प्लस हो गई, और जब आपने लिखा तो अब आप देखें m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब ये क्या है, देखें ये दोनों v हैं, v का मतलब है ये आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वी आ रहा है ना वर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन, और प्लस दोनों का मोमेंटम है ये, तो दोनों बॉडीज का टोटल मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसी तरह इधर आएंगे हम, ये एक बॉडी का मोमेंटम, ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम प्लस हो रहा है, इसका मतलब है ये हो गया टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम हो गया क्योंकि दो बॉडीज के मोमेंटम है, दोनों प्लस हो रहा है, हमारे पास दो ही बॉडीज थी, तो ये एक बॉडी का मोमेंटम, ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम, दोनों प्लस हो रहा है, तो ये हो गया टोटल मोमेंटम। बिफोर है या आफ्टर है, यू देख लें आप, यू का मतलब होता है बिफोर, लिहाजा ये हो गया बिफोर कोलिजन। तो अब देखें ये वो स्टेटमेंट आ गई ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वुड रिमेन सेम। तो ये आपने लॉ को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये हमने जो पिछली क्लास में डेरिवेशन पढ़ी थी ये वो है। इसमें कोई सवाल है तो मुझे चैट पे अभी अभी नहीं पूछिएगा, बल्कि क्योंकि अभी मैं दो चीजें लेके चल रहा हूँ, लैपटॉप पे भी चल रहा है मेरे बराबर में और मेरे हाथ में मोबाइल भी है, और बड़े यानी कि कंफ्यूजिंग है ये तरह से मेरे लिए। तो इसको अभी सवालात को रोक लेंगे हम। वैसे आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ये पिछली डेरिवेशन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की। ये क्या भला है, कोलिजन तो आप जानते हैं टकराव। कोलिजन जो होता है आपके पास, यानी कि जो टकराव होता है, ये दो किस्म का होता है, दो टाइप का कोलिजन होता है हमारे पास। जो हमने अभी देखा था ना, ए और बी आपस में टकराई, तो ये कहलाता है कोलिजन। और कोलिजन होता है दो किस्म का, एक कहलाता है इलास्टिक और एक कहलाता है इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसके अंदर मोमेंटम, लॉ के मुताबिक मोमेंटम तो अनचेंज रहेगा, टोटल मोमेंटम, हाँ टोटल मोमेंटम अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। सिस्टम में अगर टोटल मोमेंटम आपका कोलिजन से पहले जितना है, टकराव कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम अनचेंज रहेगा, टोटल मोमेंटम सेम रहेगा, साथ साथ टोटल काइनेटिक एनर्जी भी अनचेंज रहती है। ऐसे कोलिजन को जिसके अंदर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहती है, ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन।
हमारे जो अगर हम एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को पैक कर दें ना, तो गैस मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन हो रहा होता है वो इलास्टिक होता है। यानी तमाम गैस मॉलिक्यूल्स का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों अनचेंज रहती है। इसी तरह दूसरी टाइप का कोलिजन कहलाता है इन इलास्टिक। इसमें सिर्फ टोटल मोमेंटम जो होता है वो अनचेंज रहता है। टोटल मोमेंटम जो है वो अनचेंज है, बाकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है टोटल। ये दो तरह का कोलिजन है। कोलिजन दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है इलास्टिक और एक कहलाता है इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, देखिए लॉ तो आपको पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम सेम रहता है, तो वो तो दोनों पे अप्लाई होगा। लिहाजा इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों में आप देख लें टोटल मोमेंटम अनचेंज है, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी जो है मोमेंटम की तरह अनचेंज रहती है, लेकिन इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है शुरू के अंदर जो है कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी कुछ थी और कोलिजन के बाद कुछ हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसे कोलिजन को आप इन इलास्टिक कहते हो, जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। और अगर अनचेंज रहे तो उसको आप इलास्टिक कहते हो। तो ये दो तरह का कोलिजन होता है। अगर आप देखें कि कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों अनचेंज है, तो वो क्या है, वो इलास्टिक है। और अगर आप देखें कि टोटल मोमेंटम अनचेंज रहे, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, तो वो आपका कहलाएगा इन इलास्टिक। ठीक है, अब हमने डेरिवेशन करनी है कुछ। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो कहलाता है, उसका बड़ा सा नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये टॉपिक अब हमने पढ़ना है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब होगा कि बॉल टकराने से पहले और टकराने के बाद एक ही सिमत में चल रही हो। यानी अगर हॉरिजॉन्टल चल रही है तो टकराने के बाद भी वो हॉरिजॉन्टल ही चलती रहेंगी, वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में रहेंगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अगर चल रही है दो बॉल्स, कोलिजन होता है, तो वो कोलिजन के बाद भी हॉरिजॉन्टल ही मूव करती रहेंगी, यानी डायमेंशन उनका सेम रहेगा। इसको आप कहते हो वन डायमेंशन। और इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने आपको बताया है कि इस वाले कोलिजन के अंदर मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी दोनों अनचेंज रहेंगी। टोटल मोमेंटम भी आपका कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम होगा, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहेगी। ठीक है, तो अब हम जरा इस मामले पर, इस इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन पर कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के फॉर्मूले बनाने होते हैं। अब सबसे पहले याद रखिए जी, मैंने आपको क्या कहा हुआ है, इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। तो पहले टोटल मोमेंटम अनचेंज को उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या है जी, वो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये स्टेटमेंट था आपके पास। टोटल काइनेटिक, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वुड रिमेन सेम, इसका है ना। ये क्या है, टोटल मोमेंटम है कोलिजन से पहले, ये क्या है, टोटल मोमेंटम है कोलिजन के बाद। ये दोनों फिक्स है, अनचेंज है, सेम है। तो ये वही वाली बात हो गई ऊपर वाली, टोटल मोमेंटम अनचेंज। तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अनचेंज या सेम। ठीक है, तो ये आपने इलास्टिक कोलिजन की पहली जो बात होती है कि टोटल मोमेंटम अनचेंज होता है, ये उसको आपने मैथमेटिकली लिख लिया। और ये तो लॉ है, जो अभी हमने लॉ पढ़ा है। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, सेम मासेस वाली वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो आप। ये m1 है, ये m1 है, इसको उठा के इधर ले आओ। और ये m2 है, इसको उठा के इधर ले आओ। सेम मासेस की आप वेरिएबल्स को अरेंज कर लें, सेम मास। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं जी m1 u1, और ये जो m1 v1 है इसको इधर ले आऊंगा, माइनस हो जाएगा, माइनस m1 v1। ठीक है, दूसरी तरफ इधर से ये बचा m2 v2, और ये वाला जो है m2 इसको उधर ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा m2 q2। तो मैंने लॉ ऑफ कंजर्व क्या किया, सेम मासेस वाली वेरिएबल्स एक तरफ कर दी। m1 एक तरफ कर लिया, m2 एक तरफ कर लिया। अब m1 कॉमन ले लें इधर से आप m2 कॉमन ले लें। m1 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, u1 माइनस v1। ठीक है, इस तरफ से आप m2 कॉमन ले लें, क्या बचा आपके पास, v2 माइनस u2। ठीक है, तो अब तक तो कोई इतनी मुश्किल डेरिवेशन नहीं हो रही है। इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ध्यान में रखिएगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों अनचेंज है, दोनों फिक्स है। तो ये हमने मोमेंटम के लिए उसकी स्टेटमेंट ले ली।
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अनचेंज। फिर हमने क्या किया, एक जैसी मास वाले वेरिएबल्स को अरेंज कर लिया, m1 वाले लेफ्ट पे लिया है, m2 वाले राइट पे लिया है और फिर कॉमन ले लिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अच्छा याद रखिएगा, अगर क्लास ड्रॉप हो जाए फौरन से रीज्वाइन कर लिएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन निपटा के ही खत्म करेंगे आज हम क्लास। ये हमारे पास हो गई पहली इलास्टिक कोलिजन में। पहली बात क्या होती है, मोमेंटम अनचेंज होता है। तो ये मैंने मोमेंटम अनचेंज की इक्वेशन ली, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके रीअरेंज कर दिया। अब दूसरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी अनचेंज होती है, एज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व या अनचेंज। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है और इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी भी अनचेंज रहती है, लिहाजा अब हम काइनेटिक एनर्जी वाली बात को पकड़ते हैं। मैट्रिक क्लास में आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखे जी, इस इक्वेशन को इस हिसाब से जरा काइनेटिक एनर्जी लगाना है। अब पहली बॉडी की बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सोचे जरा। पहली बॉडी की देखिए ये इज इक्वल टू है। अब मुझे इस साइड पे लिखना है दोनों बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। चले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, काइनेटिक टोटल है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और यहाँ क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, लिहाजा बीच में इक्वल टू आ गया। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन बनाऊंगा, उसके लिए मुझे चूंकि पता है इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, तो यहाँ इस साइड पे मैं लिखूंगा दोनों बॉडीज का जो काइनेटिक एनर्जी था बिफोर कोलिजन वो यहाँ लिखूंगा, आफ्टर कोलिजन में यहाँ लिखूंगा, बीच में इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा अब आते हैं नीचे। अब हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, फॉर्मूला जहन में 1/2 एम वी स्क्वायर। पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 एम, एम कौन सा है पहली बॉडी का, m1, और बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, u1 और स्क्वायर। ये हो गई पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, उसी फॉर्मूले से बनाइए। देखें ये 1/2 था, ये 1/2 मास होता है, तो पहली बॉडी के मास को हम क्या कहते हैं, m1। वेलोसिटी होती है, तो बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, u। पहली बॉडी की बात हो रही है तो u1, स्क्वायर है वेलोसिटी, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया। अब हम प्लस करेंगे दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं, 1/2। उसके बाद देखिए क्या है, मास है, तो दूसरी बॉडी का मास क्या कहलाता है, m2। उसके बाद वेलोसिटी है, अब ये बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी है, लिहाजा u। सेकंड बॉडी की है, लिहाजा 2, और स्क्वायर हो रहा होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, लिहाजा स्क्वायर। तो ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी बनाई बिफोर कोलिजन। ये है पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ये है दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब आते हैं इस साइड पे। अब मुझे यहाँ पे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बनानी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बनानी है। पहले पहली बॉडी की बनाते हैं, 1/2 पहली बॉडी के मास को हम कहते हैं m1, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v से डिनोट की जाती है, v1 स्क्वायर, प्लस अब सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं आफ्टर कोलिजन, 1/2 सेकंड बॉडी है, लिहाजा m2, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है, लिहाजा v2 स्क्वायर। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई। जैसे ये थी ना आपके पास मोमेंटम की, ये काइनेटिक एनर्जी की है। इस इक्वेशन से क्या साबित हो रहा है, मोमेंटम जो है वो फिक्स होता है, बिफोर एंड आफ्टर सेम है। इससे क्या साबित हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, बिफोर एंड आफ्टर सेम है। यहाँ तो कोई सवाल है तो चैट पे लिखें जरा जल्दी से, नहीं तो फिर मैं आगे आऊंगा। कोई सवाल है तो पूछें जल्दी से, भाई खोल सकते हैं आप लोग। सर ऊपर मैसेज पढ़ लें प्लीज, ऊपर मैसेज पढ़ लें क्या। ओके 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 ओके। सर बार बार ब्लर हो रहा है सर, मैं भी दर्द हो रहा, मैं भी दर्द हो रहा है। हमारा सर बहुत जोर लग रहा है आंखों पर, प्लीज नेक्स्ट टाइम वर्ड पर ही
समझा दें, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उल्टा सर में दर्द हो रहा है। अच्छा जी, सर एक तस्वीर व्हाट्सएप पर जारी कर दीजिएगा। नो सर, सर ऊपर मैसेज पढ़ लें। अलिशबा माइक खोलिए। हाँ जी बोले सर। बोले। सर देखिए मैं स्क्रीन। की हाँ बार हाँ बार ब्लर हो रही है कॉपी, तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, उल्टा आंखों पे जोर पड़ने से सर में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, ब्लर होता है लेकिन आवाज तो ब्लर नहीं हो रही ना? नहीं, आवाज नहीं हो रही। हाँ तो आवाज पे फोकस करें ना, हम तो सिर्फ लिखने के लिए, सिर्फ हम जब बोल रहे होते हैं ना, लिखा क्यों जाता है? सिर्फ हमने जो बोला है उसको लिख दिया। ठीक है, अब आवाज पे फोकस करें। ठीक है, अभी ब्लर का ऑप्शन पहले चले, मैं एक काम करूंगा, ब्लर के ऑप्शन का जवाब देता हूँ ये, कि मैं ये सारी डेरिवेशन आपको वर्ड पे करके भेजूंगा इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ठीक है, सही है आप सर। अपने हाँ नोट्स को सामने रख लिएगा और ये वो ऑडियो सुन लिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और कोई? चले अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं वैसे आपको इसकी पूरी जो है इस डेरिवेशन को वर्ड पर बनाकर सेंड जरूर करूंगा, क्योंकि मेरी भी हैंड राइटिंग बड़ी अजीब सी है। सीधी सी बात है ना, मेरी हैंड राइटिंग तो मुझे खुद नहीं अच्छी लगती, पता नहीं दूसरों को अच्छी लगे ना लगे। तो मेरी हैंड राइटिंग भी बड़ी अजीब सी होती है। तो मैं ये सारी बातें, इसमें से कुछ काम की होती हैं कुछ नहीं है, वो सब बातें मैं आपको डेरिवेशन में वर्ड की उसमें ना लिख के दूंगा फॉरवर्ड में, आप उसको देख लिएगा। और ये ऑडियो आप वीडियो को देखेंगे सामने, वो वर्ड की फाइल खोल के रखिएगा, इजी समझ में आ जाएगा। मैंने बताया ना, मैं अभी यू नहीं कर रहा वर्ड पर, क्योंकि ये लिखना मेरे लिए अजाब है। M1U1 लाइफ, आप क्लास बंद कर दें उसके बाद मैं ये लिख लूंगा M1U1, फिर मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन पढ़ाते टाइम ये लिखना मेरे लिए मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको निपटाते हैं अब जल्दी जल्दी। हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों अनचेंज रहती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इस लॉ के मुताबिक या इस स्टेटमेंट के मुताबिक टोटल मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम होता है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर सेम मास एक तरफ कर लिए, M1 लेफ्ट पे ले आया, M2 राइट पे ले आया, M कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन 1। अब ये मैंने बनाई है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी अनचेंज होती है, लिहाजा ये मैंने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाई है। ये तो मैंने आपको समझाया है। अगर आप इसकी सिंपल ट्रिक रखना चाहें तो ये वाला लॉ है, पूरा इसको एज इट इज उठाएं, ये जो लॉ है इस लॉ को पूरा नीचे लिख के और हर वेरिएबल के साथ 1/2 डाल दें और वेलोसिटी को स्क्वायर कर दें, ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए ये क्या है, M1U1 ने नीचे क्या किया, 1/2 डाल दिया, वेलोसिटी को स्क्वायर कर दिया। ये क्या है, M2U2, इसको भी अगर मैंने लिखा बस 1/2 और स्क्वायर डाल दिया। तो अगर आपको यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म करनी हो, क्या करें, आप इस स्टेटमेंट को उठाएं, यहाँ लिखें, सब में ना चारों वेरिएबल्स में 1/2 डाल दें और वेलोसिटी को स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे भी वही काम करना है, सेम मासेस वाले एक तरफ कर लें, सेम मास। ठीक है, तो ये M1 ये रहा और दूसरा M1 ये रहा, इसको इधर लिया है 1/2 M1U1 स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -1/2 M1V1 स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब इज इक्वल्स टू, इधर ये बच रहा है पहले तो 1/2 M2V2 स्क्वायर, और ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस M2U2 स्क्वायर। ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो मैंने यहाँ किया था, सेम मासेस एक तरफ कर लिए थे, यहाँ पे सेम मासेस एक तरफ कर लिए। तो ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब हमने उसके बाद क्या किया था, M कॉमन लिया था, यहाँ पर M के साथ साथ 1/2 भी कॉमन ले लें। तो इस साइड से आपको क्या कॉमन मिलेगा, 1/2 और M1 कॉमन मिल गया। यहाँ से ये दोनों कॉमन में गया, ये बचा U1 स्क्वायर, माइनस यहाँ से ये दोनों कॉमन में गया, ये बचा V1 स्क्वायर। ठीक है, इधर से भी आप ये 1/2 दोनों में देखें, कॉमन ले लें, M2 कॉमन ले लें दोनों में, 1/2 और M2 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा इधर से, V स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या बचा, U2 का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करा, दोनों साइडों से 1/2 और M कॉमन ले लिया, इधर से 1/2 कॉमन में गया, M1 कॉमन में गया, इधर से 1/2 कॉमन में गया और M2 कॉमन में गया।
1/2 और 1/2 कट जाएगा, कट गया। क्या बचा आपके पास? m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इधर से क्या बचा? m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। हाँ, तो अब तक हमने क्या किया, ये इक्वेशन 2 बन गई। क्लास खत्म होने से पहले हमने इक्वेशन 2 बना ली थी। तो ये मोमेंटम, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम सेम होता है, ये मोमेंटम की इक्वेशन हो गई। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हो गई। आपको यहाँ चेक करने की जरूरत है अगर कि क्या मैंने अब तक का काम सही किया या नहीं, तो ये देख लें दोनों इक्वेशन एक जैसी, m1 u1 v1 m2 u2 v2 एक जैसी है, बस वेलोसिटी स्क्वायर में हुई है, इधर इधर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बस देख लिएगा कॉमन है। अब आपने ये दोनों इक्वेशंस बना ली, अब आप क्या करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। तो पहले ये इक्वेशन लिखते हैं हम, दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे। तो हमने पहले लिखा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, पहले मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ ये वाली, ठीक है, और ये इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 लिखी मैंने ऊपर, और डिवाइड कर दूंगा मैं इसको इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है? m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास 2 है, ये इक्वेशन आपके पास 1 है, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, मास m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया, क्या बचा आपके पास? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, नीचे आपके पास बच रहा है इस साइड पर u1 माइनस v1। दूसरी तरफ आप देखें ऊपर क्या बच रहा है, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है आपके पास? v2 माइनस u2। अब आपने मैथमेटिक्स में ये वाला फॉर्मूला सुना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ऊपर आप देखें ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और दो ब्रैकेट बन जाएंगे, एक ए प्लस बी की एक माइनस बी की, ये चीज यहाँ होगी। तो अब आप ऊपर फॉर्मूला लगाएं दोनों पे और दो ब्रैकेट्स बना लें। इधर क्या ब्रैकेट बनेगी? एक बनेगी u1 प्लस v1 की, और एक ब्रैकेट बनेगी u1 माइनस v1 की। नीचे आपने कोई फॉर्मूला ना लग सकता है ना आप लगा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी फॉर्मूला डाल दें ऊपर, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो दो ब्रैकेट बन जाएंगी, एक v2 माइनस u2 की और एक बन जाएगी v2 प्लस u2 की। नीचे आपके पास v2 माइनस u2 की ब्रैकेट है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इधर और इधर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, दो दो ब्रैकेट्स बन जाएंगी, इधर भी एक प्लस की एक माइनस की, इधर भी एक प्लस की एक माइनस की, ये बन गए। अब आप काटे जी, ये वाली ब्रैकेट यहाँ कट गई और यहाँ पर से ये दो ब्रैकेट्स कट गई। इधर से बचता है u1 प्लस v1 और इधर से बचता है v2 प्लस u2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 3 पर हम रोकेंगे क्योंकि यहाँ तक ही थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अभी मजीद ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा सा काम और है। अब हम दो इक्वेशन, दो फॉर्मूले बनाएंगे इस इक्वेशन से। एक फॉर्मूला बनाएंगे v2 का और एक फॉर्मूला बनाएंगे v1 का। वो आसान होंगे, लेकिन कब? जब आप यहाँ तक का सारा मामला समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये जो है, ये तो मैंने आपको जो लास्ट टाइम डेरिवेशन कराई थी वो मैंने दोबारा कराई। हमारे पास जो लॉ है मोमेंटम का कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वुड रिमेन सेम, उस लॉ को हमने इस डेरिवेशन में वेरीफाई किया है। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, आज की क्लास में भी पढ़ लिया, देख लिएगा। इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लिएगा नेक्स्ट टाइम। एक बात, उसके बाद आज हमने पढ़ा कोलिजन की दो टाइप्स, इलास्टिक और इनइलास्टिक। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ऐसा कोलिजन, दो बॉलों के दरमियान ऐसा टकराव कि जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों अनचेंज रहती है, ऐसे कोलिजन को आप कहते हो इलास्टिक कोलिजन। हमने इलास्टिक कोलिजन की एक डेरिवेशन करनी है, तो पहले हमने मोमेंटम वाली बात ली कि जी ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अनचेंज। ये स्टेटमेंट ली हमने मोमेंटम की। सेम मास वाले एक तरफ कर ली, यानी m1 एक तरफ कर ली, m2 एक तरफ कर ली, m कॉमन लिए, ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी वाली बात ली। काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉ नहीं पड़ा, हमने यही डायरेक्ट बनाई इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी अनचेंज है, तो ये हमारे पास उसकी इक्वेशन है। ये है
पहली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, ये है दूसरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों है बिफोर कोलिजन। ये है पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, ये है दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, और ये है आफ्टर कोलिजन। यानी ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम। ये इलास्टिक कोलिजन होता है, काइनेटिक एनर्जी अनचेंज होता है। तो ये हमने इक्वेशन ली। अगर आपको इस इक्वेशन को बनाने में परेशानी हो, इस इक्वेशन से बना लिया करें। बस इसमें हर वेरिएबल के आगे, चारों वेरिएबल के आगे 1/2 लगाएं और वेलोसिटी को स्क्वायर कर दें, खुद ब खुद ये बन जाएगी। अब जब ये बन जाए तो बिल्कुल यही वाला काम करें, सेम मास एक तरफ कर लें, यानी m1 एक तरफ कर लिए, m2 एक तरफ कर लिए, 1/2 और m1 इधर कॉमन लिया, 1/2 और m2 इधर कॉमन लिया, 1/2 दोनों साइड पे कट गया, ये बच गया। ये और ये इक्वेशन देखा जाए एक जैसी है, बस वेलोसिटी का स्क्वायर है, नीचे ना स्क्वायर है। इसमें देखें आप u1 v1 ये सब स्क्वायर में नहीं है, इधर सेम तरतीब में है लेकिन स्क्वायर के अंदर है। तो भाई ये निशानी लगा लें आप कि दोनों इक्वल इक्वेशंस होंगी, बस वेलोसिटी का नीचे स्क्वायर हो रहा होगा। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया। पहले ये ली, इसको इससे डिवाइड किया, ये करा हमने डिवाइड। ये हमने इक्वेशन 2 लिखी ऊपर, डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से। ये अलीशबा कहती है कि ये धुंधला हो रहा है ना, पता नहीं क्यों होता है धुंधला। हालांकि 42 MP का कैमरा है, पता नहीं कितना MP का है, 32,000 वाले मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको पता है 32,000 वाले मोबाइल से, और इसका कैमरा देखें ब्लर हो रहा है। बहरहाल ये हमने इक्वेशन 2 ली, ये हमने इक्वेशन 1 ली, दोनों को डिवाइड किया, m कट गए, दोनों मास कट गए, m1 m2 ये बच गया। अब ऊपर आपने देखें स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक माइनस बी होता है, तो एक प्लस का ब्रैकेट एक माइनस का ब्रैकेट, स्क्वायर खत्म। तो यहाँ पर दो ब्रैकेट आ गई, एक प्लस की एक माइनस की, यहाँ दो ब्रैकेट आ गई, प्लस की एक माइनस की, स्क्वायर खत्म हो गया। अब आपने क्या किया, दोनों ब्रैकेट्स काटी ये वाली, दोनों ब्रैकेट्स आपने काटी ये वाली। ये एक छोटी सी इक्वेशन हो गई, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये पहली बॉडी की दोनों वेलोसिटी है, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद। ये दूसरी बॉडी की दोनों वेलोसिटी है, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद। अब इस इक्वेशन के आगे हमने करना ये होगा कि v1 का फॉर्मूला बनाएंगे और v2 का फॉर्मूला बनाएंगे। दोनों के फॉर्मूले के लिए तरीका एक ही जैसा रहेगा, तो एक को अगर हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे, दूसरा हमारे समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। मैं जरा वापस लैपटॉप पे आ जाता हूँ, मेरा हाथ भी दुख गया। एक मिनट पहले मैं इसको रिमूव कर दूं ना एक्सलेंस को।